की चर्चा करने जा रहे हैं। यूनियन स्टेट रिलेशन पहला लेक्चर है आज यूनियन स्टेट रिलेशन का। और क्या कहता है ये संघ राज्य संबंध, किस तरीके से संघ राज्य संबंधों का निर्धारण किया गया है। भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंधों के लिए यूनियन स्टेट रिलेशन के लिए पार्ट 11 बनाया गया है, भाग 11 बनाया गया है। तो संघ राज्य संबंध को भाग 11 पार्ट 11 में वर्णित किया गया है। भाग 11 पार्ट 11 दो प्रकार के संबंधों का वर्णन करता है। पहला विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, और दूसरा प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जहां संघ राज्य संबंधों की बात की गई है, यूनियन स्टेट रिलेशंस की बात की गई है, उन संघ राज्य संबंधों में केवल दो प्रकार के संबंधों का वर्णन है, विधायी और प्रशासनिक, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। वित्तीय संबंधों का वर्णन यहां नहीं है। फिलहाल हम लोग वित्तीय संबंधों के विषय में भी चर्चा करते हैं, जानते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन पार्ट 11 जो संघ राज्य संबंधों का पार्ट है, भाग है, वो केवल दो तरीके के संबंधों का वर्णन करता है, विधायी और प्रशासनिक। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि विधायी का आशय है कानून बनाने से संबंधित गतिविधियां। तो कानून बनाने के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच रिलेशन कैसे होंगे, ये विधायी संबंध हो गया कि कानून बनाने के संबंध में दोनों के बीच रिलेशन कैसे होंगे। प्रशासनिक संबंधों का आशय हो गया कि भारत सरकार का और राज्य सरकारों का प्रशासन अलग अलग तरीके से चलाया जाता है, लेकिन इन प्रशासन को चलाए जाने के संबंध में दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो इसी बात को यहां पर समझना है। तो जो विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ये आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक बताया गया है। चैप्टर 1 है ये, इसका पार्ट 11 का चैप्टर 1 है। और आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन है। और चैप्टर 2 में आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक, ये चैप्टर 2 है, इसमें प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। तो दो प्रकार के संबंधों का वर्णन आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच किया गया है। यही इस पार्ट की भी आर्टिकल्स की लिमिट है। अब इसके बाद वित्तीय संबंधों का वर्णन यहां नहीं किया गया है। बेसिकली संविधान में संघ राज्य के वित्तीय संबंधों जैसा कोई प्रावधान या कोई भाग नहीं है। प्रावधान तो है, कोई भाग नहीं है। जो भाग है वो केवल विधायी संबंध के लिए है और प्रशासनिक संबंध के लिए है, केवल दो के लिए है। वित्तीय संबंधों के लिए कोई अलग से भाग नहीं बनाया गया। लेकिन संविधान के भाग 12 में जो वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, कार्यवाही, इनसे जुड़ा हुआ भाग है, इन सब से जुड़ा हुआ भाग है फाइनेंस, स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट, सूट, प्रोसीडिंग्स, इन सब से जुड़ा हुआ जो भाग है संविधान का भाग 12, ये वित्त, संपत्ति, संविदा, वित्त संपत्ति का मतलब समझ रहे हैं आप। संविदा, संविदा का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, ठेका। जैसे कोई काम हम करते हैं या करवाते हैं तो संविदा के आधार पर करवाते हैं। जैसे सड़कें बन रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बन रहे हैं, तो इसी को संविदा कहते हैं। वाद, वाद यानी सूट, मुकदमा, मुकदमेबाजी। जैसे हम लोग मुकदमा पढ़ते हैं, केसेस पढ़ते हैं, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ, इसका मतलब ये हुआ कि एसआर बोम्बई ने भारत संघ पर मुकदमा किया। भारत संघ कौन है? भारत सरकार। तो कैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के विरुद्ध मुकदमेबाजी होती है, ये बताता है सूट। और कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स, ये बाकी जो कार्यवाहियां वगैरह कैसे होती हैं सरकारों की, इसके बारे में कुछ बेसिक सी बात। तो ये जो भाग 12 वर्णन करता है, भाग 12 में इन सारी बातों का जो वर्णन किया गया है, ये आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक के प्रावधान हैं। यहां पर भाग 12 में ये सारे प्रावधान बहुत विस्तार से दिए गए हैं, आर्टिकल 264 से 300A के बीच में है। इन्हीं प्रावधानों को हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, इन्हीं प्रावधानों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण करते हैं। हमने स्पष्ट रूप से इसलिए लिख दिया ये क्योंकि संविधान में कहीं भी संघ राज्य वित्तीय संबंध जैसा कोई प्रावधान नहीं लिखा गया है। कोई ऐसी हेडिंग नहीं है। जैसे संघ राज्य विधायी संबंध की तो हेडिंग है, संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों की तो हेडिंग है, लेकिन संघ राज्य वित्तीय संबंधों की हेडिंग नहीं है। भाग 12 में जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ बताया गया है वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, इत्यादि के बारे में, उनसे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों के विषय में हमें बताता है, हमें जानकारी देता है। तो ये निष्कर्ष निकाल करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब क्रम से हम लोग इन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले संघ राज्य संबंधों में विधायी संबंध की चर्चा करते हैं, फिर प्रशासनिक संबंध पर आएंगे। तो सबसे पहले संघ राज्य विधायी संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संघ राज्य विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस।
इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कानून बनाने को लेकर कैसे संबंधों का निर्धारण किया गया है, क्योंकि दो तरीके की सरकारें हैं, एक भारत सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो कानून भारत सरकार के स्तर पर भी बनेंगे और कानून राज्य सरकारों के स्तर पर भी बनेंगे। तो किन विषयों पर भारत सरकार के स्तर पर कानून बनाए जाएंगे? भारत सरकार के स्तर पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो यहाँ की विधायिका संसद है, राज्यों की विधायिका राज्य विधानमंडल है। तो संसद कानून बनाएगी भारत सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे। तो किन किन विषयों पर ये कानून बना सकेंगे? कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा कैसे किया गया है? कैसे देश में इस कानूनी स्थिति का निर्धारण किया गया है जिससे दोनों के बीच कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो? इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 245। एक एक आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, चर्चा करेंगे। जितने कवर कर लेंगे उसके ज़्यादा आपको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो छोड़ देंगे आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आर्टिकल 245 कहता है, अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकेगी। इसका मतलब है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। और जो राज्य का विधानमंडल है, हर राज्य का अपना विधानमंडल है, पढ़ा है हम लोगों ने। राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकेगा। इसका अर्थ यह हो गया कि राज्य का विधानमंडल जो कानून बनाएगा उस राज्य में लागू होगा। संसद जो कानून बनाएगी, संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होगा। राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून पूरे राज्य में लागू होगा, उस राज्य में, उस अकेले राज्य में लागू होगा। तो ये कानून बनाने की शक्ति का विस्तार है कि संसद की शक्ति का विस्तार पूरे देश में है और राज्य विधानमंडल की शक्ति का विस्तार अपने अपने राज्य में है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे यहां पर। तो आर्टिकल 246 विषय वस्तु, किन विषयों पर कानून बनाया जाएगा। ये तो विस्तार हो गया कि कानून बनाने का विस्तार कहां कहां होगा। अब दूसरी बात है कि किन किन विषयों पर कानून बनाया जाएगा। संसद किन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बनाएगा, इसका निर्धारण। तो इस विषय वस्तु का निर्धारण करने के लिए कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में 7वीं अनुसूची निर्मित की गई है। 7वीं अनुसूची में वर्णन है कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। ये 7वें शेड्यूल में बता दिया गया है, 7वीं अनुसूची में वर्णन है। कैसे वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में? जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें 3 प्रकार की लिस्ट शामिल की गई हैं। एक संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है। दूसरा राज्य की सूची है, स्टेट लिस्ट है। और तीसरा समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है। ये 3 प्रकार की लिस्ट शामिल की गई है। जो संघ सूची है, इस संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति उस राज्य के विधानमंडल को है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। कितने विषय सौंपे गए हैं इन सारे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में? इन विषयों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन आया है। संविधान संशोधनों के बाद इन विषयों की संख्या में परिवर्तन आया है। जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इस बारे में, वो 101वां संविधान संशोधन है जो जीएसटी के संबंध में किया गया। तो इसके बाद विषयों की संख्या में परिवर्तन आया। संघ सूची में अब 98 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 59 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर अलग थे। संघ सूची में 97 नंबर थे, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे। इसका मतलब यह हुआ कि संघ सूची में विषयों की संख्या बढ़ी, राज्य सूची में विषयों की संख्या कम हुई क्योंकि 66 थे। राज्य सूची में 66 थे, घटकर 59 हो गए, और समवर्ती सूची में 47 थे, बढ़कर के 52 हो गए। तो राज्य सूची में विषयों की संख्या घटी है, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढ़ी है और संघ सूची में भी विषय की संख्या बढ़ गई है। 97 था 98 हो गया। इसका अर्थ यह है कि राज्य के बजाय केंद्र ने कानून बनाने की शक्ति को अपने हाथ में अधिक रखा है। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे देश की सुरक्षा है, बाहरी हमलों से रक्षा है, विदेशी मामले हैं, संचार संबंधी मामले हैं, खुफिया एजेंसियों से संबंधित मामले हैं, गोला बारूद है, हथियार है, नागरिकता है, राजभाषा है इत्यादि, ऐसे जितने भी विषय हैं, इन सारे विषयों को संघ सूची ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है। ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची में पुलिस है, कानून व्यवस्था है, भूमि है, ऐसे विषय जो राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे विषयों को राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची में जो दोनों के लिए महत्व के हैं, समान महत्व के हैं, ऐसे विषयों को शामिल किया गया है। तो इसमें वन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नियोजन है, प्लानिंग है इत्यादि जैसे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अब
यहाँ पर कौन से विषय किस संबंध में है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। जो विषय राज्य के महत्व के हैं, जैसे मान लो कोई व्यापार कारोबार है तो वो राज्य सूची का विषय है अगर, लेकिन अगर वो अंतर्राज्यीय हो जाएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो जाएगा, तो वो अपने आप संघ सूची का विषय हो जाएगा। तो इस तरीके से विषयों का निर्धारण किया गया है आपसी समझ के आधार पर। बहुत बेहतर निर्धारण है, इसमें कोई शक नहीं। क्वेश्चन यहाँ इस लिस्ट से भी पूछे जाते हैं कि कौन सा विषय किस सूची में, किस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके लिए आप जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, इसको 1-2 बार 3 बार पढ़ लेना, केयरफुली देख लेना। मैंने बेयर एक्ट अपलोड कर दिया है ग्रुप में, तो उस बेयर एक्ट में पीछे 7th शेड्यूल दी गई है। उन 7th शेड्यूल में वो सारे लिस्ट, सारे ये तीनों लिस्ट दी गई हैं। उस लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट लिखे गए हैं, तो इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने अवेलेबल करा दिया है, उसे जरूर पढ़ना। अब ये तो बात हो गई विषयों के बंटवारे की, कि कौन सा विषय किसको सौंपा गया है कानून बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में लागू हुआ, 1949 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन बहुत सारे विषय तो ऐसे हैं जो 1949 के बाद जन्मे हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, उस समय कोई नामो निशान ही नहीं था साइबर स्पेस का, साइबर सिक्योरिटी का, साइबर सुरक्षा का नामो निशान नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होगी। उपभोक्ता संरक्षण है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये भी कोई चीज़ होती है। क्लाइमेट चेंज है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये भी कोई समस्या है। जलवायु परिवर्तन भी कभी कोई समस्या हो सकती है। तो नाना प्रकार के ऐसे विषय थे जिन विषयों को संविधान लागू होते समय संविधान के अंतर्गत 7th शेड्यूल में लिखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऐसे विषयों का उस समय कोई अस्तित्व तो था नहीं। तो ये नए नए विषय जन्मे हैं। तो अब इन नए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? एक बात। दूसरी बात, समवर्ती सूची पर अगर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और दोनों के कानून में अगर विरोधाभास हो जाए, दोनों के कानून एक दूसरे के विपरीत हो जाए, तो किसके कानून को महत्व दिया जाएगा, किसके कानून को प्राथमिकता दी जाएगी? ये 2 प्रकार के प्रश्न हैं। तो इन दोनों प्रकार के प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर समाधान करेंगे। लेकिन उस समाधान से पहले हम लोगों ने यहाँ आर्टिकल 246 पढ़ा है, तो विषयों का जो बंटवारा है, इसी विषयों के बंटवारे में आर्टिकल 246A जोड़ा गया है। ये 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 द्वारा जोड़ा गया। इसको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल एवं सेवा कर, 2016 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। काफी समय से कोशिश की जा रही थी, 1 दशक बाद सफलता मिली और जीएसटी को शामिल कर लिया गया। जीएसटी कर के संबंध में एक बेहतर, एक एकीकृत प्रणाली है, क्योंकि पहले डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट फॉर्म्स में बहुत सारे कर लगा करते थे, बहुत सारे टैक्स लगा करते थे। तो जो लोग व्यापार कारोबार करते थे या जो इस टैक्स के दायरे में आते थे, उनके लिए टैक्स भरना अपने आप में बहुत जटिल काम होता था, बहुत मुश्किल कार्य होता था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा आसान करने के लिए, सारे टैक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, कि केवल एक ही बार सारे टैक्स अलग अलग फाइल न करने हो, व्यक्ति एक ही बार में टैक्स फाइल कर दे, तो टैक्स के सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया, उसको पहले की तुलना में जटिलताओं से मुक्त करने की कोशिश की गई। इसी कोशिश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कॉन्सेप्ट आया, कि गुड्स पर यानी उत्पादित किए जाने वाले सामानों पर, या सर्विसेज पर यानी सेवाओं पर जो सेवाएं दी जाती हैं। जैसे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग आपको सेवा दे रही है, तो आपने टैक्स पे किया होगा, आपने जीएसटी पे किया होगा। आपसे जो फीस ली जाती है, उस फीस पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। आप कहीं कोई भी सेवा लेते हैं, तो उस सेवा के संदर्भ में जीएसटी अप्लाई हो जाता है। तो चाहे उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं हों, चाहे उत्पादित की जाने वाली, दी जाने वाली सेवाएं हों, उन सबको कर के दायरे में अलग अलग, पहले भी थी कर के दायरे में, पहले सर्विस टैक्स अलग होता था, गुड्स के टैक्स अलग होते थे, अब सबको इंटीग्रेट कर दिया गया और सबको जीएसटी बना दिया गया। तो अब जीएसटी के संबंध में कानून कौन बनाएगा, प्रश्न ये उत्पन्न होता है। जीएसटी के संबंध में विधि निर्माण, आर्टिकल 246A कहता है, जीएसटी के संबंध में विधि निर्माण 2 तरीके से होगा। एक तो संसद भी कर सकेगी एवं राज्य विधानमंडल द्वारा, दोनों कर सकते हैं। अगर जीएसटी का विषय संघ सूची से संबंधित है, यूनियन लिस्ट से संबंधित है, तो स्वाभाविक सी बात है संसद कानून बनाएगी। अगर जीएसटी का विषय राज्य से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, राज्य सूची से संबंधित है, तो फिर राज्य का विधानमंडल बनाएगा कानून। तो जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संसद को भी है और राज्य के विधानमंडल को भी है। अगर विषय यूनियन लिस्ट से जुड़ा हुआ है तो संसद कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ है तो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। लेकिन अगर विषय अंतर्राज्यीय, व्यापार, वाणिज्य, आवागमन, समागम आदि से संबंधित है, अगर जीएसटी ऐसे विषय पर, जीएसटी के लिए कानून ऐसे विषय पर बनाना है, जीएसटी के लिए कानून ऐसे विषय पर बनाना है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कारोबार के लिए है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आर्थिक गतिविधियों के लिए है, सामानों की आवाजाही के लिए है, सेवाओं के दिए जाने के संबंध में है, इत्यादि, एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंध में, तो इसको अंतर्राज्यीय कहते हैं। तो अगर अंतर्राज्यीय गतिविधियों के संबंध में जीएसटी को लागू करना है, तो इस संबंध में कानून केवल और केवल संसद बनाएगी, तब राज्य नहीं बनाएगा, तब कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। यह प्रावधान
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, क्योंकि जीएसटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 2016 में जीएसटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, नहीं इंट्रोड्यूस तो पहले कर दिया गया था, इसको लीगली इंट्रोड्यूस किया गया, इसको संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को संविधान संशोधन में शामिल कर लिया गया। क्योंकि काफी दिनों से, एक दशक पहले से ही जीएसटी के लिए प्रयास किया जा रहा था कि इसको संविधान में शामिल कर लिया जाए। जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, उस टैक्सेशन सिस्टम को हम इंटीग्रेट करें, अभी बिखरा हुआ है और वो बिखरा हुआ लोगों को समस्याएं देता है। फिर या तो फिर टैक्स की चोरी होती है या फिर व्यापार कारोबार हतोत्साहित होता है। दोनों चीजें ठीक नहीं है। कमियां इसमें भी हैं बहुत सारी, लेकिन वो हमारा पर्पस नहीं है पढ़ना। तो अब इसके बाद दो बातें जो मैंने कही कि जो विषय यहां पर वर्णन में नहीं है उन पर कानून कौन बनाएगा, तो उसको कहते हैं पहला अवशिष्ट शक्तियां। रेजिडिवरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडिवरी पावर्स यानी बची हुई शक्तियां। बची हुई शक्तियों का आशय है कि जिन शक्तियों का वर्णन ना तो संघ सूची में किया गया, ना तो राज्य सूची में किया गया, ना तो समवर्ती सूची में किया गया, तो 7वें शेड्यूल में जिनका वर्णन नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब जिन विषयों का वर्णन 7वें शेड्यूल में नहीं है, उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। तो जो बची हुई शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, उन अवशिष्ट शक्तियों पर यानी जिनका वर्णन 7वें शेड्यूल में नहीं है, उनको हम अवशिष्ट शक्तियां कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, साइबर सुरक्षा है, साइबर स्पेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है ना, ये सब नई चीजें हैं, पहले उल्लेख था ही नहीं। पर्यावरण संरक्षण है, क्लाइमेट चेंज है, तो इन सब के बारे में संसद कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकते। अब दूसरी ये है आर्टिकल 248। इसके बाद दूसरी बात हमने बताई कि अगर समवर्ती सूची के विषय पर कानून में असंगति हो जाए तो समवर्ती सूची के विषय पर संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून या विधि में असंगति, आर्टिकल 254, कि समवर्ती सूची पर भाई दोनों कानून बना सकते हैं, संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। अगर पहली दशा तो यह है कि अगर दोनों के कानून अलग अलग हैं तो संसद का कानून प्रभावी होगा। अगर समवर्ती सूची पर संसद ने कानून बनाया और राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया, दोनों के कानून में अलग अलग प्रावधान हैं, तो संसद के कानून को वरीयता दी जाएगी, संसद का कानून प्रभावी होगा, संसद का कानून ही मान्य होगा, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। लेकिन मान लो कि अलग अलग प्रावधान तो हैं, लेकिन विरोधी प्रावधान है, एक दूसरे के विरोधी प्रावधान है। संसद ने जो लिखा, राज्य विधानमंडल ने कानून बना के जो लिखा, वो संसद के अगेंस्ट लिखा, संसद के कानून के विरुद्ध लिखा, तब क्या होगा? यदि दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में कुछ विरोध है, कुछ विरोधाभास है, विरोध का आभास है कि संसद ने जो कानून बनाया है और राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाया है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, राज्य विधानमंडल का कानून संसद के कानून का विरोधी है, विरोधाभास है, तो विरोध की मात्रा तक, जहां तक वह विरोध करेगा, विरोध की मात्रा तक राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून शून्य होगा। विरोध की मात्रा तक यानी राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाया है और संसद ने जो कानून बनाया है एक ही विषय पर समवर्ती सूची के, अगर दोनों में कोई कानून विरोध, अगर दोनों में कानूनों में कोई विरोध नहीं है, तो अगर विरोध नहीं है तो राज्य चाहे अपना कानून लागू करे, चाहे संसद का कानून लागू करे, अगर विरोध नहीं है तो। लेकिन अगर विरोध है, असंगति है, तो असंगति की दशा में संसद का कानून प्रभावी माना जाएगा। कैसे प्रभावी माना जाएगा? कि दोनों के कानूनों में निर्मित जो विरोधाभास है, तो विरोध की मात्रा तक राज्य का कानून शून्य होगा, यानी राज्य का कानून असंवैधानिक मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, अस्तित्वहीन मान लिया जाएगा और संसद का ही कानून प्रभावी होगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है? यदि ऐसे कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो शून्य नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, यह प्रावधान हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां मान लो अगर राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अनुमति दे दी, ऐसे कानून को जो संसद के कानून का विरोधी है,
राज्य विधानमंडल ने ऐसा कानून बनाया जो संसद के कानून का विरोधी है, तो सामान्य दशा में तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन मान लो राज्यपाल ने इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया, राष्ट्रपति ने इसे अपनी अनुमति दे दी, तो संसद के कानून का विरोधी होने के बावजूद भी वो शून्य नहीं होगा, वो मान्य रहेगा, वो लागू माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है इसका। तो ये दो बातें हो गई विषयों के बंटवारे में कि कैसे संसद राज्य सूची के कैसे संसद और संघ सूची और राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाते हैं और विधियों में असंगत की दशा में क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग यह पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे अवसर हैं जहां संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना लेती है। तो कौन कौन से अवसर हैं संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति। संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति दी गई है। दो तरीके से है शक्ति। पहला, राज्यों की सहमति से, और दूसरा, राज्यों की सहमति के बिना। एक तो यह है कि भाई राज्य सहमति देंगे तो कानून बनाया जा सकता है, दूसरा यह है कि राज्य सहमति नहीं भी देंगे तब भी कानून बनाया जा सकता है। तो राज्यों की सहमति से कानून कैसे बनेगा, पढ़ा है हम लोगों ने। आर्टिकल 252 ये कहता है जब दो या अधिक राज्य सहमति प्रकट करें तब संसद कानून बना सकती है। राज्य कहां कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, सहकारी संघवाद में पढ़ा था हम लोगों ने, कि जब दो या दो से अधिक राज्य सहमति प्रकट करें कि संसद इस विषय पर कानून बनाए तो संसद कानून बना सकती है। ऐसे कानून ऐसी विधियां अन्य राज्य भी लागू कर सकते हैं। जैसे हमने सर पर मैला ढोने की प्रथा वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, तो अन्य राज्य भी लागू कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि मान लो ऐसे कानूनों में कोई संशोधन करना हो तो कौन करेगा, राज्य करेंगे? नहीं, संसद करेगी। ऐसे कानूनों में, जबकि कानून किसका है, राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि संसद ने कानून बनाया है, राज्यों की सहमति से बनाया है, इसलिए ऐसे कानूनों में संशोधन भी केवल संसद के द्वारा होगा। ऐसे कानूनों में संशोधन का अधिकार भी केवल और केवल संसद को होगा। तो एक बात तो ये हो गई कि जब दो या दो से अधिक, कम से कम यानी दो राज्य होने चाहिए, सहमति दें तो संसद कानून बना सकती है राज्यों की सहमति से। दूसरे कुछ ऐसे अवसर हैं जहां राज्यों के सहमति की आवश्यकता नहीं होती, राज्यों के कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानून बनाना जरूरी है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, इसलिए संसद कानून बना सकती है। ये दो अवसर हैं कि कब ऐसा हो सकता है। एक अवसर है आर्टिकल 249, यह कहता है राष्ट्रीय हित में, और दूसरा अवसर है आर्टिकल 250, यह कहता है आपातकाल में। ये दो ऐसे अवसर हैं जब संसद को राज्य सूची के विषय पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि कानून बनाना आवश्यक है, समय की मांग है, इसलिए कानून बनाया जा सकता है। कैसे पता चलता है कि आवश्यक है, समय की मांग है? इसके लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। ऐसा नहीं है कि संसद मनमाने तरीके से इस शक्ति का प्रयोग कर सके। मनमानापन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। किसी भी संस्था को मनमाने तरीके से कार्य करने की इजाजत नहीं है। हर किसी के लिए अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, हर किसी के अधिकार क्षेत्र पर सीमाएं आरोपित की गई हैं। तो यहां भी संसद के लिए यह शक्ति सौंपी गई कि भाई राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। कैसे राष्ट्रीय हित में संसद कानून बनाती है? यह कहता है कि जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, या संकल्प कह सकते हैं, प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का विषय या जीएसटी का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद तभी कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में, जब यह घोषणा की जाए कि स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और राष्ट्रीय हित में संसद के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यह घोषणा करेगा कौन? तो यह घोषणा करने की जिम्मेदारी राज्यसभा को दे दी गई है। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि यह राजनीतिक आधार पर काम नहीं करता है, ये राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर काम करता है, राज्यों के हित को ध्यान में रखकर कार्य करता है। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं है, राज्यसभा की भूमिका में भी गिरावट आ गई है, हम लोगों ने पढ़ा है।
लेकिन संविधान सभा ने तो इस गिरावट की कल्पना नहीं की थी, ये तो व्यवहार में आई है। तो राज्यसभा को यह जिम्मेदारी दी गई कि राज्यसभा ये बताए कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी इसमें शामिल कर दिया गया कि अगर वह विषय जीएसटी से संबंधित है, राज्य सूची का विषय है, जीएसटी से संबंधित है, तो इस बात की भी घोषणा की जा सकती है राज्यसभा के द्वारा कि वह राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो अगर ऐसा विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद कानून बनाएगी। राज्यसभा यह घोषणा कैसे करेगी? राज्यसभा यह घोषणा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर प्रस्ताव के माध्यम से करेगी। राज्यसभा जब यह प्रस्ताव पारित कर देगी तो इस प्रस्ताव के बाद संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी। अब यह कानून कितने समय तक के लिए वैध होगा, कितने समय तक के लिए लागू होगा? अब यहां पर यह बात ध्यान रखो कि राज्यसभा जब भी यह प्रस्ताव पारित करती है, जब भी यह संकल्प पारित करती है, तो 1 वर्ष के लिए पारित करती है, 1 वर्ष से अधिक पारित नहीं कर सकती। अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं कानून उपयोगी है, इसे 1 वर्ष से अधिक कंटिन्यू रहना चाहिए, तो फिर राज्यसभा इस प्रस्ताव को फिर से एक बार 1 साल के लिए पारित कर सकती है। फिर आवश्यक है फिर से 1 साल के लिए पारित करेगी, फिर आवश्यक है फिर से 1 साल के लिए पारित करेगी। लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। जब तक चाहे राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके इस संकल्प की अवधि को बढ़ाती रहेगी और यह कानून इस संकल्प के साथ साथ 1 साल के लिए लागू होता रहेगा। जब राज्यसभा इस संकल्प की अवधि को नहीं बढ़ाएगी, यानी संकल्प की अवधि 1 साल बाद खत्म होने वाली है, राज्यसभा ने फिर से संकल्प पारित करके इस प्रस्ताव को अगले 1 साल के लिए नहीं बढ़ाया है, तो जैसे ही इस प्रस्ताव की अवधि खत्म होती है, उस अवधि के खत्म होने के बाद भी 6 माह तक ऐसा कानून लागू रखा जा सकता है। आवश्यक है तो ऐसा कानून 6 माह तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन 6 माह के बाद ऐसा कानून लागू नहीं रह जाएगा। 6 माह के बाद ऐसा कानून लागू नहीं किया जा सकता। तो संकल्प या प्रस्ताव एक बार में 1 वर्ष के लिए पारित होगा। इसे पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा और आगे भी पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा और आगे भी बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन एक बार में 1 ही साल के लिए। अवधि पूरी होने के बाद 6 माह बाद ऐसी विधि लागू नहीं रह जाएगी। छह माह के बाद ऐसा कानून लागू नहीं रह जाएगा, 6 माह तक तो लागू रह सकता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, तो एक बार में 1 साल के लिए पारित कर सकती है, तो यह कानून 1 साल के लिए वैध हो जाएगा। 1 साल से अधिक के लिए लागू करना है तो पुनः प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तो अगले 1 साल के लिए हो गया। फिर से लागू करना है तो फिर से राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, फिर से कानून 1 साल के लिए वैध हो जाएगा। जितनी बार राज्यसभा चाहे उतनी बार प्रस्ताव पारित कर सकती है, संकल्प पारित कर सकती है, और उतनी बार संसद का कानून 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। जब राज्यसभा अगली बार संकल्प पारित नहीं करेगी तो 1 साल के बाद जैसे ही कानून की अवधि समाप्त होती है, उस अवधि के समाप्त होने के बाद भी अगर जरूरत है तो 6 माह तक कानून को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही 6 माह की अवधि पूरी होगी कानून उसके बाद समाप्त हो जाएगा, लागू नहीं रह जाएगा। तो यह राष्ट्रीय हित में प्रावधान है। ये तो राष्ट्रीय हित की बात हो गई कि नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है। अब आपातकाल के दौरान पढ़ चुके हैं हम लोग, वैसे तो आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रीय आपात पढ़ा था, तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद द्वारा निर्मित संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर निर्मित कानून आपातकाल के दौरान लागू रहेगा और इसके समापन के बाद भी अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 माह बाद खत्म हो जाएगा, 6 माह बाद खत्म हो जाएगा। यहां भी वही बात है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर और जीएसटी के विषय पर, राज्य सूची के विषय और जीएसटी के विषय दोनों पर, यहां भी वही विषय होंगे, यहां भी विषय वही है, राज्य सूची के विषय और जीएसटी के विषय, राज्य सूची के विषय और जीएसटी के विषय पर कानून बना सकती है। जो कानून बनाया जाएगा वो आपातकाल जब तक लागू रहेगा तब तक आपातकाल के दौरान लागू रहेगा। संसद चाहे तो आपातकाल के दौरान अगर इस कानून की उपयोगिता नहीं है तो खत्म कर सकती है, लेकिन अगर संसद को लगता है कि नहीं कानून उपयोगी है, आपातकाल के दौरान लागू रहना चाहिए, तो पूरे आपातकाल के दौरान ये कानून लागू रहेगा। और जब आपातकाल वापस ले लिया जाएगा, आपातकाल खत्म हो जाएगा, तो ये कानून खत्म नहीं होगा। आपातकाल के खत्म होने के बाद भी, आपातकाल के वापस लेने के बाद भी इस कानून को 6 माह तक लागू रखा जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन 6 माह बीतने के बाद यह कानून लागू नहीं रह जाएगा। जैसे 6 माह बीतेंगे इस कानून का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यह कानून लागू नहीं रह जाएगा।
तो ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये प्रावधान हो गए। इसके बाद अंतिम बात कि संसद को कानून बनाने की शक्ति जो सौंपी गई है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए भी सौंपी गई है। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति। तो यह संसद को है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संधियां की गई हैं, कोई समझौते किए गए, जैसे अभी देखो अल नहयान जो यूएई के सुल्तान हैं, अभी उन्होंने भारत की यात्रा की, तो भारत की यात्रा की तो हमने बहुत सारे समझौते किए एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि यूएई एनर्जी सेक्टर में बहुत समृद्ध देश है, विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है यूएई, संपत्ति बहुत है, यूएई के पास बहुत पैसा है, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी निवेश करे, तो कर रहा है, यूएई निवेश कर रहा है। अकेले जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए $75 बिलियन का प्रोजेक्ट यूएई ने तैयार कर रखा है भारत में निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी जब वहाँ के सुल्तान आए तो एनर्जी सेक्टर में निवेश करने का प्रावधान किया गया। भारत की जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन सब कंपनियों के साथ वहाँ की जो एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं उनके साथ समझौता किया गया। हमारा जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है और यूएई का जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, उन दोनों के बीच समझौते किए गए। इन दोनों के बीच इसलिए समझौते किए गए जिससे कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में भी मिलजुल करके काम करें। तो जैसे ये संधियां हो गई कि मान लो न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो अगर इस संधि को लागू करने के लिए किसी कानून को बनाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसा कानून केवल पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। राज्य विधानमंडलों को ऐसा कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसा कानून बनाने की शक्ति केवल पार्लियामेंट को है। ये प्रावधान आर्टिकल 253 कहता है। ये संघ राज्य विधायी संबंधों के विषय में चर्चा है, यानी इन विधायी शक्तियों के वितरण में आपको केंद्र की ओर झुकाव स्पष्ट रूप से नजर आएगा। इसका मतलब है कि केंद्र को अधिक पावर दी गई है, संसद को ज्यादा शक्तियां सौंपी गई हैं राज्य विधानमंडल की तुलना में। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब हमने कल और परसों संघीय प्रणाली पढ़ी, तो हमने संघीय प्रणाली के दौरान पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने जानबूझकर एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली अपनाई है, जिसमें हमें केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत बनाना है, ज्यादा ताकतवर बनाना है, ज्यादा शक्तियां सौंपनी है, जिससे कि अगर राज्यों में कहीं कोई विखंडनकारी शक्तियां जन्म लें तो केंद्र के पास इतनी ताकत हो कि वह ऐसी शक्तियों का दमन कर सके, कठोरता से दमन कर सके। तो ये प्रावधान हो गए। अब इसमें एक कानून बनाने के संबंध में एक कॉन्सेप्ट आता है कलरेबल लेजिस्लेशन, छद्म विधान। छद्म विधान, कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन छद्म विधान का मतलब है, विधान मतलब कानून बनाने की शक्ति, विधायी या विधान, विधायी शक्ति का प्रयोग करना विधान कहलाता है। तो विधान यानी कानून हो गया। और छद्म मतलब जो फ्रॉड तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाया गया हो, फ्रॉडुलेंट तरीके से, कपट का प्रयोग करते हुए बनाया गया हो, कपटपूर्ण तरीके से बनाया गया हो, गलत तरीके से बनाया गया हो। तो अगर कोई कानून बनाया गया और वो कानून गलत तरीके से बनाया गया, कपट करके बनाया गया, कपटपूर्ण तरीके से कानून बनाना, कपटपूर्ण तरीके से कानून बनाना, फ्रॉड। कपटपूर्ण तरीके का मतलब हो गया कि भाई हमने तो बता दिया कि देखो इस विषय पर स्टेट कानून बना सकता है, इस विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, हमने कानून बनाने के लिए अलग अलग प्रावधान कर दिए, हमने बता दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कानून बनाने में ये अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाएं, जो अधिकार इन्हें नहीं दिया गया है वे इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर बैठे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो न्यायालय इसे शून्य घोषित कर देगा, क्योंकि कपटपूर्ण तरीके से कानून बनाया गया, फ्रॉड तरीके से कानून बनाया गया, फ्रॉड ऑन लेजिस्लेशन है, कानून बनाने में फ्रॉड है, फ्रॉड ऑन लेजिस्लेशन कह सकते हो, फ्रॉड, फ्रॉड ऑन लेजिस्लेशन, फ्रॉड ऑन लेजिस्लेशन है कि जिसको जो पावर नहीं दी गई है इसके बावजूद भी वो उस पावर का यूज कर ले। तो अगर पावर नहीं दी गई है तब भी यूज करेंगे, तब तो गलत माना जाएगा। जैसे हालांकि ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा कि केरल की सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने यहाँ विदेश सचिव नियुक्त कर दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेश मामले यूनियन लिस्ट का विषय है, संघ सूची का विषय है। लेकिन वही बात है कि क्यों कर लिया, क्यों इसलिए कर लिया क्योंकि वहाँ जो शासन करने वाला दल है वो वामपंथी दल है। वामपंथी दल चाइना से प्रेरित होकर के हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको चाइना से प्रेरणा मिलती है। जाहिर सी बात है कि वो हमारी संस्कृति के संरक्षक नहीं है, भारतीय संस्कृति के पोषक और संरक्षक नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि केरल में ऐसे दलों का वर्चस्व बहुत दिनों तक रहा है, और केवल केरल में ही है, और केरल में ऐसे दलों की सत्ता आती है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के वाहक नहीं माने जाते। इनका जो मोटो है, इनका मोटो है कि भारत की संस्कृति को नष्ट किया जाए, एक नए तरीके की संस्कृति विकसित की जाए। लेकिन अब ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की सहमत से ही सरकार बनती है।
और ये देश के विरुद्ध ज़्यादा कदम इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि संसद है, उच्च न्यायालय है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिससे इन पर अंकुश लगता है। जैसे केरल के हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने ये विरोध किया कि जो नई संहिताएं बनाई गई हैं, क्रिमिनल कोड और न्याय संहिता, ये सब बनाया गया है, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसमें काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका नाम हिंदी में रखा गया है, इसलिए विरोध करेंगे। केरल हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हो गई, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। तो बेसिकली कुछ लोगों का काम ही है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसका विरोध करना। अब अगर मान लो इसका नाम हिंदी में रखा गया, भारतीय न्याय संहिता रखा गया, तो इसमें बुराई क्या है? मतलब एक विदेशी भाषा में नाम रख दें तो तुम्हें कबूल है, तब तुम्हें मंजूर है। अंग्रेजी भाषा में नामकरण कर दें तो तुम्हें मंजूर है। लेकिन अगर देश की अपनी ही भाषा, जो हमारे देश की जनमानस की भाषा कही जाती है, अगर उस भाषा में नामकरण कर दें तो तुम्हें कबूल नहीं है। ऐसा विरोध हिंदी का, और ऐसी गुलामी मानसिकता आज भी चिंता का विषय है। न जाने कब उभरेंगे इस गुलामियत से, न जाने कब निकलेंगे इस गुलामी मानसिकता से। अंग्रेज चले गए, अपनी गुलामी के प्रतीक चिन्हों को छोड़ गए, और उन्हीं के गुलामी के प्रतीक चिन्हों में एक भाषा भी है जिसे अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से कोई विरोध नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश लिखा सबसे पहले, हिंदी बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि अध्यापन में तो हम अंग्रेजी भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें, जर्मन भी सीखें। मैंने थोड़ी फ्रेंच भी सीखी, मैंने थोड़ी जर्मन भी सीखी, ज़्यादा नहीं सीखी, थोड़ा थोड़ा सीख करके छोड़ दिया। संस्कृत वगैरह तो अपने ही देश की भाषा है, तो आनी ही चाहिए। तो ये आप अगर किसी दूसरे देश की भाषा सीखना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि नहीं भाई, हम तो विदेशी भाषा को ही अपनी भाषा मानेंगे और विदेशी भाषा में ही हम काम करेंगे, ये तो मानसिक विकलांगता का परिचायक है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, आप कितनी भी ऊंची डिग्रियां हासिल कर लें, मेरी नज़र में तो आप मानसिक रूप से विकलांग रहेंगे। मेरी नज़र में तो आप मानसिक रूप से विकलांग कहे जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको दिमागी इलाज की जरूरत है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि आप हमारे देश की एक भाषा को छोड़ करके और विदेशी भाषा के प्रति इतने लालायित हैं। चिंता की बात तो है ही। एनीवे, अब वो तो एक अलग विषय है। आने वाला है हिंदी दिवस 14 सितंबर, बस केवल हिंदी, बेचारी हिंदी दिवस मना करके खुश रहती है। हिंदी भाषा का केवल इतना सम्मान है इस देश में कि हम हर साल हिंदी दिवस मना लेते हैं। इसके अलावा जो सरकारी कामकाज है, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियाँ हैं, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियाँ हैं, कानूनों का निर्माण है, सब अंग्रेजी में होता है। सरकार आदेश पारित करती है, अंग्रेजी में पारित करती है, तो क्या कहें। एनीवे, तो कपटपूर्ण तरीके से, छद्म तरीके से अगर कानून बनाया जाए तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन कहलाता है। एक होता है प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान, विधान मतलब कानून बनाना, कानून बनाने का कार्य, और डेलीगेटेड मतलब, डेलीगेशन मतलब सौंपना, सौंप देना। तो जब कानून बनाने का कार्य सौंप दिया जाए तो उसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। कानून बनाने का कार्य अन्य को सौंपना। जैसे कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का है, राज्य में राज्य विधानमंडल का है। अब संसद को अगर लगता है कि भाई संसद किसी विषय पर कानून नहीं बना पा रही है, या संसद ने कानून का खाका बना दिया, एक ड्राफ्ट बना दिया, एक स्केलेटन बना दिया, एक खाका बना दिया, लेकिन अब इस कानून में तो बहुत सारे प्रावधान होने चाहिए जिसको नियम के रूप में शामिल करना चाहिए। अब वो नियम बनाने की क्षमता या नियम बनाने का समय संसद के पास नहीं है, तो संसद ये जिम्मेदारी सौंप देती है किसको? कार्यपालिका को। संसद द्वारा नियम बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंपना। क्योंकि कानून के साथ नियम बनने जरूरी है। कोई कानून बनेगा तो उसके साथ नियम होने आवश्यक है, क्योंकि कानून बताता है कि क्या लागू होना है, नियम बताते हैं कैसे लागू होना है। तो नियम बनाने की जिम्मेदारी भी संसद की है, लेकिन इतना समय तो संसद के पास होता नहीं, कानून बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर संसद ये जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंप देती है। तो इसी को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, या कार्यकारी विधान भी कहते हैं, क्योंकि कार्यपालिका विधि बनाने लगती है। अधीनस्थ विधान भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये हो गया विधायी संबंध। अब हम लोग संघ राज्य प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 256 है, जो ये कहता है संघ एवं राज्य की बाध्यता। क्या बाध्यता है भाई? संघ और राज्य की बाध्यता क्या है? किस बात के लिए दोनों मानने के लिए बाध्य हैं? संघ और राज्य किस बात को मानने के लिए बाध्य हैं? संघ और राज्य की बाध्यता इस बारे में है कि संसद ने जो कानून बनाया है उस कानून का पालन पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि संसद भारत सरकार का हिस्सा है, तो भारत सरकार तो मानेगी ही मानेगी। लेकिन जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं उनको भी यह तय करना पड़ेगा कि संसद ने जो कानून बना दिया है उस कानून को लागू करें। राज्यों को संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अपने यहां लागू करना पड़ेगा। क्यों? बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, लिख दिया।
कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। राज्यों की सरकार ऐसे काम करनी पड़ेगी, ऐसे चलाई जाएगी जिससे संसद के कानून का पालन किया जा सके। नहीं किया गया तो राज्य मना कर दे तो फिर बताता हूं। संघ की कार्यपालिका शक्ति और सभी राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार होगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू किए जा सकें। सबको, भारत सरकार को भी ऐसे काम करना होगा, संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे करना होगा, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसे काम करना होगा जिससे कि संसद ने जो कानून बनाया है उसका पालन हो सके, वो लागू हो सके। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, यानी जो राज्यों में राज्यपाल है, राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उसके नीचे जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है, उसको इस तरीके से काम करना होगा, राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से काम करना होगा जिससे संसद ने जो कानून बनाया है उन कानूनों को उस राज्य में लागू किया जा सके। अगर राज्य ना करें तो, अगर राज्य ना करें तो तब संघ की कार्यपालिका, या सरल भाषा में ऐसे लिख देते हैं, संघ इसे लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। राज्य ना माने तो भाई, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, सीएए, नाम सुना है? पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे जब सिटीजनशिप पढ़ेंगे आपको। कि जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आएंगे, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आएंगे और अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर के आएंगे उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। जैसे अभी देखो बांग्लादेश में किस तरीके से अत्याचार किया गया, किस तरीके से मारा पीटा गया, देख देख के मारा जा रहा था कि इस विशेष समुदाय के लोग हैं कि नहीं, नहीं है तो मत मारो, उसी विशेष समुदाय के लोगों को मारना है, केवल हिंदुओं को ही टारगेट करना है। तो तमाम वीडियो आए, आपने भी देखे होंगे ऐसे वीडियो, हमने भी देखे ऐसे वीडियो। मारने से पहले ये जांच पड़ताल कर ली गई कि ये हिंदू है कि नहीं है, हिंदू है तो पीट पीट के मार दो, नहीं है तो छोड़ दो। इवन मरने के बाद अगर भीड़ में मार दिया गया तो मारने के बाद ये पहचानने की कोशिश की गई कि जिसको मारा गया वो हिंदू ही था कि नहीं। तमाम वीडियोज ऐसे आए इस दौरान, हो सकता है आपने देखे हो, मैंने तो देखे, मेरे पास आए। तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग प्रताड़ित हैं धर्म के आधार पर, रिलीजियस ग्राउंड पर, क्यों? क्योंकि ये तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, कट्टरपंथी विचारधारा वाले देश हैं। हालांकि बांग्लादेश कट्टरपंथ से दूर जा रहा था पिछले 15 वर्षों से, लेकिन बांग्लादेश की जनता को यह पसंद नहीं आया कि अरे ये तो गलत बात है, इतना तेज विकसित हो रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश कई मायनों में भारत से तेज निकल रहा था, लेकिन बांग्लादेश की जनता को यह पसंद नहीं आया कि ये कौन सी बात है, विकास करना कोई अच्छी बात है, शांति से रहना कोई अच्छी बात है ना, हमेशा उद्दंडता करनी चाहिए, हमेशा गर्दन उतारने की संस्कृति पर विचार करना चाहिए। इसलिए विकास ठीक नहीं है, मारपीट ठीक है। नतीजा ये हुआ कि जो सरकार वहां पीसफुली डेवलपमेंट को आगे ले जा रही थी उसको डीरेल कर दिया गया, हटा दिया गया, कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया पूरे बांग्लादेश पर। तो जो सीए जैसा कानून है, हम लोग पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता अब ऐसे समय में उपयोगी है कि भाई जो धर्म के रूप में प्रताड़ित है अगर आए तो फिर उन्हें शरण देनी पड़ेगी। तो सीए बनाया तो बहुत सारे राज्यों ने कहा हम नहीं लागू करेंगे, समाचार पत्रों में बड़ा बड़ा ऐड लिख दिया कि हम नहीं लागू करेंगे। पर्दे के पीछे की हकीकत यह है कि जो 5-5 लाख 10-10 लाख का प्रचार खर्च किया गया समाचार पत्रों में ये दिखाने के लिए कि हम नहीं खर्च करेंगे, वो केवल हमको आपको दिखाने के लिए पैसे की बर्बादी की गई, क्योंकि राज्य ऐसा कर ही नहीं सकते। संसद ने जो कानून बना दिया उसे लागू करने के लिए राज्य बाध्य है, बाध्यता है, लिख दिया बाध्यता। संसद ने जो कानून बना दिया राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। राज्य अगर न लागू करे तो संघ इसके लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है, आवश्यक डायरेक्शन दे सकता है, और अगर राज्य इस डायरेक्शन को न माने तो हमने आर्टिकल 365 लिखाया है। जब अनुच्छेद 356 पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति शासन पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति शासन पढ़ने से पहले हमने आपको आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 दो अनुच्छेद लिखाए हैं, याद करो। और हमने बताया कि अगर 355 और 365 की कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तभी अनुच्छेद 356 इंपोज होता है, तभी अनुच्छेद 356 लगता है। तो 355 अलग है, 365 अलग था। उसमें हमने बताया था कि अगर भारत सरकार राज्यों को कोई निर्देश दे और राज्य न माने तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 ये अधिकार भारत सरकार को देता है। हमने कहा था अभी लिख लो, कैसे निर्देश दिया जाता है ये आपको आगे समझाएंगे। ये वही निर्देश है कि अगर भारत सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया कि संसद ने कानून बनाया है लागू करो, और राज्य मना कर दें तो सीधे राज्य की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 साफ साफ लिखता है, कोई इसमें संदेह ही नहीं है। इसलिए राज्य की सरकारें हमें आपको दिखाने के लिए कितना भी विरोध करें, वे इसे लागू करने से मना नहीं कर सकती। सीएए संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। पश्चिम बंगाल जो भारत सरकार में शासन करने वाले दल की धुर विरोधी है, वहाँ की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सीएए को लागू कर लिया है अपने यहाँ। हमको आपको दिखाने के लिए नहीं कहती हैं, दिखाने के लिए तो कहती हैं हम सीए का विरोध कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है, ग्राउंड रियलिटी यह है कि प्रशासनिक विभागों में इस कानून के आधार पर कार्य हो रहा है। प्रशासनिक विभागों में इस कानून को लागू किया गया है। क्यों? राज्य लागू करने से मना ही नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासनिक विभागों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसको है, कौन जानता है? इतनी समझ किसको है हमारे देश में? इतनी समझदार जनता तो है नहीं, जनता के पास इतनी जागरूकता के अवसर तो है नहीं, है तो वो जानना नहीं चाहती, तो पता तो है नहीं। तो उन्हें बस यही लगता है कि इन्होंने विरोध किया,
कि तुम हमें वोट दो, हम सीए लागू नहीं होने देंगे। अरे होने क्या नहीं दोगे, कर दिया है, लागू हो गया है। वो केवल दिखावटी बातें हैं, फर्जी बातें हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, जिसने समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर 10-10 लाख का ऐड देकर के लोगों को बताया कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, उन सब ने इसको लागू कर रखा है। उन सब ने लागू कर रखा है। वास्तविकता यह है। जबकि फ्रंट पेज पर ऐड देकर के उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी फोटो छाप के कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, दांत की तरीके से मान्यताएं होती हैं राजनेताओं की। राजनेता हमेशा दोहरे मापदंड में जीते हैं, दोहरी मान्यताओं वाले लोग हैं। आपको दिखाने के लिए कुछ और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और। क्यों? क्योंकि संसद के कानून को लागू करने से मना ही नहीं कर सकते, सरकार बर्खास्त हो जाएगी। आर्टिकल 257, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। ये तो 256 की बात हो गई कि अगर 256 के अधीन कोई निर्देश आया और राज्य नहीं माना तो राज्य की सरकार गई, राष्ट्र प्रशासन। हमने आपको बताया था उस समय कि आर्टिकल 257 भी ऐसा ही आर्टिकल है। अगर आर्टिकल 257 के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों को कोई निर्देश दे तो राज्य सरकार मना नहीं कर सकती। अगर राज्य सरकार मना करेगी तो सरकार गई, सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। आर्टिकल 365 भारत सरकार को यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। तो यह केंद्रीकरण का लक्षण है। लेकिन हमारे विविधता वाले देश, जहां विविधता वाली संस्कृति है, राज्य विदेश सचिव नियुक्त कर ले रहा है, तो जहां इस तरीके का राजनीतिक पतन है, तो एक तो विविधता है और दूसरा राजनीतिक पतन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुच्छेदों का महत्व है, उस समय भी था, इसलिए संविधान में शामिल किया गया। तो आर्टिकल 257 क्या कहता है? आर्टिकल 257 कहता है कि संघ राज्यों को निर्देश दे सकेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार हो। यह निर्देश कौन देगा? संघ की कार्यपालिका देगी। हर विषय में नहीं देगी, जेन्युइन विषय हैं, जो संघ से रिलेटेड विषय हैं, यूनियन से रिलेटेड विषय, केवल उन्हीं में। संघ सूची के जो विषय हैं केवल उन्हीं में, राज्य सूची के मामले में नहीं। स्टेट लिस्ट के मामले में तो स्टेट का अपना अधिकार है, अपना अधिकार है। यहां जो संघ की कार्यपालिका को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है, संघ की कार्यपालिका को निर्देश देने का अधिकार उन विषयों के बारे में दिया गया है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है? जो संघ सूची में है या समवर्ती सूची में है, इन दो से रिलेटेड है। तो संघ सूची या समवर्ती सूची के विषयों पर ही संघ की कार्यपालिका अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर नहीं कर सकती। वहां राज्य का अपना एक अधिकार है, यह सीमा स्पष्ट है, होनी चाहिए। लेकिन जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, उन विषयों पर संघ की कार्यपालिका राज्यों को निर्देश दे सकती है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे होगा, यानी राज्य की सरकार कैसे काम करेगी, यह निर्देश दिया जा सकता है। अब मान लो राज्य ना माने तो एक सवाल मन में यह भी आता है कि भारत सरकार ने निर्देश दिया, राज्य ना माने तो आर्टिकल 365 कहता है कि अगर आर्टिकल 257 के अंतर्गत भारत सरकार ने निर्देश दिया है और राज्य नहीं मानता है, तो यह मान लो कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दो और राष्ट्र प्रशासन लगा दो। इतना अधिकार देता है आर्टिकल 257। इसका मतलब है कि जो निर्देश आएगा वो निर्देश राज्यों को मानना पड़ेगा। जो संघ की कानूनों से, जो संघ सूची के विषयों से जुड़ा हुआ है, उसकी उपेक्षा राज्य नहीं कर सकते। हमको आपको दिखाने के लिए भले ही कर दें, लेकिन हमने आपको बताया कि पर्दे पीछे की कहानी दूसरी होती है, क्योंकि राजनीति की मान्यताएं दोहरी हैं। हमको आपको दिखाने के लिए कुछ और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, संघ राज्यों को कोई भी आवश्यक निर्देश दे सकता है जो राष्ट्रीय महत्व के संचार साधन है या सैनिक महत्व के। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। किस पर दिया जा सकता है? जो सैनिक महत्व या राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों के संरक्षण के लिए, रेलों के संरक्षण के लिए, क्योंकि जो ट्रेन है, रेलवे है, वो तो संघ सूची का विषय है। रेलों के संरक्षण है तो पैसा देगा भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाएगा जब इस तरीके का कोई निर्देश दिया जाएगा, काम करने के लिए कहा जाएगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन राज्यों को ये निर्देश दिया जा सकता है। जैसे मान लो कोई सड़क है, उसको राज्य में बनाई गई है, उसको भारत सरकार ने, संसद ने उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया। तो नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया तो वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया। राष्ट्रीय महत्व का हो गया तो भारत सरकार की निगरानी होनी चाहिए। भारत सरकार पूरे देश में कहाँ कहाँ करेगी? तो राज्य से कह सकती है कि तुम देखना, पैसा तुमको दे देंगे जितना तुम्हारा खर्च आएगा। तो राज्य कहेंगे हाँ बिल्कुल पैसा देते रहो, हम सब करते रहेंगे। तो इस तरीके से निर्देश दिए जा सकते हैं, आर्टिकल 257 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 258 और आर्टिकल 258A हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर। आर्टिकल 258 कहता है, आर्टिकल 258 कहता है कि संघ द्वारा राज्य की सहमति से, राज्यों की सहमति से उसे अपने अधिकार क्षेत्र का कोई विषय सौंपना,
और आर्टिकल 258 हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल 258A, ये ठीक उल्टा है। राज्य द्वारा संघ की सहमति से उसे अपने अधिकार क्षेत्र का कोई विषय सौंपना। तो भारत सरकार राज्यों को कोई विषय सौंपना चाहती है तो राज्यों की सहमति लेगी, और राज्यों की सहमति लेकर के उस विषय पर राज्यों को कार्य करने का अधिकार दे देगी, पैसा वगैरह भी दे देगी, तो राज्य कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से राज्य सरकार अपने क्षेत्र का कोई विषय जो उनके स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ विषय है, स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ कोई विषय जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो संघ सरकार को दे सकते हैं उनकी सहमति से कि भाई आप इसको मैनेज कर लो, इसे देख लो। तो ऐसा विषय सौंपे जाते रहते हैं। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के न्यायालय के न्यायाधीश है, सैलरी भी राज्य देता है लेकिन पेंशन नहीं देता, तो पेंशन भारत सरकार देती है। फिर तो इस तरीके के विषय एक दूसरे को, हालांकि तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सौंप दिया है, लेकिन इस तरीके के विषय एक दूसरे के संबंध में जो सरकारें हैं वो निभाती रहती हैं। पैसे का लेन देन इसमें आपस में कर लिया जाता है, जिसका जो खर्चा होता है वो एक बातचीत के आधार पर, समझौते के आधार पर, लिखा पढ़ी के आधार पर नियम बना करके उस पैसे का लेन देन कर लेते हैं। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास जाते हैं, वो एक मध्यस्थ नियुक्त कर देता है, वो मामले की सुनवाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई करने का, ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऐसे का जो चीफ जस्टिस है वो ऐसे मामलों में एक मध्यस्थ अपॉइंट कर देगा, वो मध्यस्थ बातचीत करके रास्ता निकालेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 258A। अब हमारे संविधान में विवाद समाधान यंत्र, विवाद निवारण यंत्र के प्रावधान किए गए हैं। दो प्रावधान हैं विवाद निवारण यंत्र के। विवाद निवारण यंत्र में जो पहला है वह है आर्टिकल 262, और वह है अंतरराज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई झील है, उसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में है, तो उसके पानी के उपयोग को लेकर के, बंटवारे को लेकर के विवाद होगा। कोई नदी है जिसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में होकर है, एक से अधिक राज्यों में होकर बहती है, तो उसके जल के उपयोग या बंटवारे को लेकर के विवाद होगा। तो नदी हो, झील हो, नदी घाटियां हो, इन सब के जल बंटवारे को लेकर के अगर कोई विवाद है तो ऐसे विवाद का समाधान संसद द्वारा किया जाएगा। और संसद ऐसे विवाद में जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को भूमिका निभाने से या हस्तक्षेप करने से रोक सकती है। संसद ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने से मना कर सकती है, ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोक सकती है। आर्टिकल 262 इतनी बात कहता है। अब इस बात को लागू करने के लिए दो तरीके के कानून बनाए गए, क्योंकि अब अगर नदियों के जल बंटवारे को लेकर के विवाद है, जैसे कावेरी नदी विवाद, कृष्णा नदी विवाद, गोदावरी नदी विवाद, तमाम नदियों के जल बंटवारे को लेकर के विवाद रहा, विशेषकर दक्षिण भारत की नदियों के ही जल बंटवारे को लेकर ज्यादा विवाद रहा। तो जो जल विवाद थे उन जल विवादों का समाधान संसद करेगी, और न्यायालय में ऐसे विवादों को लेकर के मुकदमा नहीं जाएगा, संसद कानून बना करके ये प्रावधान कर देगी। तो संसद ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दो कानून बनाए हैं। संसद द्वारा उठाए गए कदम। पहला कदम संसद ने उठाया और नदी बोर्ड अधिनियम बनाया 1956, और दूसरा कदम संसद ने उठाया अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया। संसद ने दो कानून बनाए, नदी बोर्ड अधिनियम और अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम। क्या है ये अधिनियम और कैसे काम करते हैं? बेसिकली नदी बोर्ड अधिनियम इसलिए बनाया गया जिससे नदियों के पर बोर्ड बनाए जा सकें। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई नदी बोर्ड बनाया नहीं गया, दुर्भाग्य की बात है 1956 से, लेकिन मान लो जैसे किसी नदी पर हमने बना दिया, नर्मदा नदी पर बना दिया, कावेरी नदी पर बना दिया, गोदावरी नदी पर बना दिया, तो नदी बोर्ड बना दिया हमने। अब जब नदी बोर्ड बना दिया तो नदी जितने राज्यों से होकर के बहती है उन राज्यों के बीच जल के बंटवारे, नहरों के निकासी, नहरों के निर्माण, उसमें पानी का प्रबंध, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, बांधों का निर्माण, नदियों के प्रदूषण पर नियंत्रण, नदियों में नौकायन, नदियों में मछली पालन, मत्स्यन, फिशरीज इत्यादि, इन सारे विषयों पर नदी बोर्ड बैठ करके विचार विमर्श करेगा, और एक आपसी विचार विमर्श के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा, जिसके आधार पर राज्य अपने अपने कार्य करेंगे, तो विवाद उत्पन्न होने की गुंजाइश ही नहीं होगी। तो ये प्रिवेंटिव है, एक तरीके से बचावकारी है, जो लागू ही नहीं हुआ। एक तो ये हो गया। दूसरा कानून बनाया गया अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये दोनों कानून साथ साथ बने 1956 में। इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जैसे ही कोई विवाद उत्पन्न होगा वो विवाद संसद के पास जाएगा, संसद एक अधिकरण बनाएगी, ट्रिब्यूनल बनाएगी, और ये ट्रिब्यूनल मामलों की सुनवाई करेगा। जैसे कावेरी नदी विवाद अधिकरण, कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, तो जिस नदी का विवाद है उस नदी से संबंधित एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। ये ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा वो फैसला अंतिम होगा, बाध्यकारी होगा। ट्रिब्यूनल के निर्णय को राष्ट्रपति के द्वारा गजट में प्रकाशित कराया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा, और जैसे ही राजपत्र में प्रकाशन होगा वैसे ही ये कानून बन जाएगा, और अधिकरण के द्वारा दिया गया निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के बराबर माना जाएगा। इसलिए अधिकरण के निर्णय को, ट्रिब्यूनल के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान कर दिया गया।
लेकिन इसके बावजूद भी विवादों का अंत नहीं हुआ और भी बहुत सारी कमियां थी। पहली बात कि कभी कभी तो नदी बोर्ड बनाने में समय लग जाता है, नदी बोर्डों के द्वारा कभी कभी न्याय देने में। जैसे जो कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण बनाया गया वो 1990 में बनाया गया, 1990 में बनाया गया। उसने 17 साल बाद 2007 में जाकर के अपना निर्णय सुनाया, 17 साल लग गए। हालांकि अब इतना डिले नहीं हो सकता क्योंकि 2002 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और ये कहा गया कि भाई 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के भीतर निर्णय सुनाना होगा। यानी 3 साल तक के लिए ट्रिब्यूनल को जिम्मेदारी दी गई कि 3 साल में निर्णय सुनाए। अगर ट्रिब्यूनल 3 साल में निर्णय नहीं सुना पाता है तो 2 साल और ले सकता है, 5 साल मैक्सिमम ले सकता है निर्णय सुनाने में। तो 3 साल के भीतर फिलहाल उसे निर्णय दे देना चाहिए, ये मान्यता है। अब अगर नए विवाद उत्पन्न होते हैं तो, लेकिन भले ही सुप्रीम कोर्ट के बराबर मान्यता दे दी गई है, लेकिन चैलेंजेस अभी इसमें और भी हैं। चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि इस ट्रिब्यूनल में केवल न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। जो जल क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती, राज्यों के किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं होती, केवल और केवल न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो अधिकरण के जो सदस्य हैं उनको लेकर भी विवाद उत्पन्न होता है। अधिकरण का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अधिकरण को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति भी नहीं दी गई है। अब अगर अधिकरण का निर्णय न माने तो आदमी कहां जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट जाना मजबूरी है। जैसे कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण ने जब अपना निर्णय सुनाया तो भाई कर्नाटक ने मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे पानी तमिलनाडु को। जब कर्नाटक ने मना कर दिया, अधिकरण के निर्णय को मानने से मना कर दिया, तब क्या किया जाए? तब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा कि देखो भाई साहब, ट्रिब्यूनल तुम्हारे ही बराबर की हैसियत रखता है न्याय के क्षेत्र में, इसने निर्णय दिया लेकिन ये पंगु है, इसको अपने डिसीजन को लागू करवाने की ताकत नहीं है, तुम ही कुछ करो, ये निर्णय लागू करवा दो क्योंकि बहुत दिनों से दिया हुआ निर्णय है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील तो नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में तो अपील हो ही सकती है। आर्टिकल 136 पढ़ा है हम लोगों ने, स्पेशल लीव पिटीशन 32 रिटी क्षेत्राधिकार, रिट जारी करने का अधिकार, आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। रिटी क्षेत्राधिकार नहीं पढ़ा, यहाँ पर आगे बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता बंद नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो कब तक के लिए गया भगवान जाने, ये तो पता है नहीं। तो ऐसे मामलों में क्लैरिटी बेहद जरूरी है, स्पष्टता बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे यहाँ नदियों का जो डेटा बैंक है ना, वाटर से संबंधित, जल से संबंधित नदियों का डेटा बैंक तैयार नहीं किया गया है। जब तक हमारे पास जल से संबंधित डेटा बैंक नहीं होगा, तब तक अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट होंगे तो उन डिस्प्यूट का निर्धारण करने में, समाधान करने में बहुत लंबा समय भी लगेगा। लगा है, कावेरी विवाद का समाधान करने में 17 साल लग गए, लागू होने में अतिरिक्त 10 साल लग गए। क्योंकि जब अधिकरण ने डिसीजन दिया तो कर्नाटक के लोगों ने मना कर दिया, बोले नहीं मानेंगे हम, हंगामा शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सब थोड़ी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप से इसलिए रोका गया है जिससे कि इसे प्रभावी तरीके से सहयोग के आधार पर इस व्यवस्था का संचालन किया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय देता है तो हानि लाभ के आधार पर निर्णय देता है, हार जीत के आधार पर निर्णय देता है, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम लोग इस आधार पर एनालिसिस करते हैं कि कौन हारा कौन जीता। तो राज्यों के बीच विवादों का समाधान इस तरीके से करना, विशेषकर प्राकृतिक संसाधन के मामले में, नदियों जैसे मामले में, तो वो उचित नहीं होगा। तो लिखो, संसद द्वारा उठाए गए कदम में लिखो, संसद ने निम्नलिखित 2 अधिनियम बनाए हैं, बाकी वो पहले लिख चुके हैं, इसमें लिखो संसद ने निम्नलिखित 2 अधिनियम बनाए हैं। पहला, नदी बोर्ड अधिनियम। संसद ने निम्नलिखित 2 अधिनियम बनाए हैं। पहला, नदी बोर्ड अधिनियम। किसी नदी विशेष के संदर्भ में इसका गठन किया जा सकता है, किसी नदी विशेष के संदर्भ में इसका गठन किया जा सकता है जो नदियों के जल प्रबंध, जो नदियों के जल प्रबंध के विषय में सुझाव देता है, नदियों के जल प्रबंध के विषय में सुझाव देता है। जैसे नदियों के जल प्रबंध के विषय में सुझाव देता है, जैसे बांधों का निर्माण, नदी पर बांध, डैम, बांधों का निर्माण, कमा, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, बांधों का निर्माण, कमा, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, कमा, प्रदूषण नियंत्रण, नहरों का निर्माण, इत्यादि इत्यादि। अगला हेडिंग लिखो, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के द्वारा अधिकरण गठित किया जाता है, संसद के द्वारा अधिकरण गठित किया जाता है जो विवाद का समाधान प्रस्तुत करता है, विवाद का समाधान देता है, जो विवाद का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा दिया गया निर्णय, इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है, इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और उच्चतम न्यायालय के समकक्ष होता है। इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और उच्चतम न्यायालय के समकक्ष होता है। अतः अतः इसके निर्णय के विरुद्ध, अतः इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अतः इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। तो ये हो गया जल विवाद समाधान। अब लिखो कमियां।
कमियां लिखो। पहला पॉइंट लिखो, अधिकरण निर्णय देने में अधिक समय लेता रहा है। अधिकरण निर्णय लेने में अधिक समय लेता रहा है। यद्यपि यद्यपि अब निर्णय देने के लिए यद्यपि अब निर्णय देने के लिए संशोधन के बाद अब निर्णय देने के लिए संशोधन के बाद 3 वर्ष की समय सीमा निश्चित कर दी गई है। 3 वर्ष की समय सीमा निश्चित कर दी गई है। यह अतिरिक्त 2 वर्ष का समय भी ले सकता है। यह अतिरिक्त 2 वर्ष का समय भी ले सकता है। अगला पॉइंट, अधिकरण में केवल न्यायाधीश होते हैं, विशेषज्ञ नियुक्त नहीं होते। अधिकरण में केवल न्यायाधीश होते हैं, विशेषज्ञ नियुक्त नहीं होते। अगला पॉइंट, अधिकरण की स्थापना शिकायत प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर की जाती है। अधिकरण की स्थापना शिकायत प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर की जाती है। अगला पॉइंट, अधिकरण को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति नहीं दी गई है। अधिकरण को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति नहीं दी गई है। अगला पॉइंट, अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 और 136, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील का मार्ग खोजा जा सकता है। क्योंकि अपील तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके जरिए पहुंचा जा सकता है। अपील का मार्ग खोजा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, नदी बोर्डों का गठन नहीं किया गया है। कोई नदी बोर्ड बनाए ही नहीं गए हैं। अब लिखो उपाय या सुझाव। सुझाव में लिखो, नदियों के लिए अलग बोर्ड गठित किए जाएं। नदियों के लिए अलग बोर्ड गठित किए जाएं। अगला पॉइंट, अस्थायी अधिकरण बना दिया जाए, परमानेंट। ये जो 1 साल के भीतर बनाना होता है, इससे बेहतर परमानेंट बना दो, अस्थायी अधिकरण बना दिया जाए। अगला पॉइंट, अधिकरण में विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाए। न्यायाधीश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकरण में विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाए। अधिकरण में विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकरण को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति दी जाए। अधिकरण को, ट्रिब्यूनल को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति दी जाए। अगला पॉइंट, प्रायः विवादों का कारण राजनीतिक रहा है। प्रायः विवादों का कारण राजनीतिक रहा है, अतः राजनीतिक सुधार किए जाएं। प्रायः विवादों का कारण राजनीतिक रहा है, अतः राजनीतिक सुधार। राजनीतिक संकीर्णता, हमारा पानी तुम्हारा पानी, क्या बताया जाए। मुझे याद है डॉक्टर कलाम ने कहा जब राष्ट्रपति थे कि आप लोग नदी जोड़ो योजना पर काम करो। तो जैसे अभी देखो, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कहीं सूखा पड़ गया, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि इससे निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना पर काम होना चाहिए। जहां पानी कम है वहां नदियां जोड़ करके पानी पहुंचाया जा सकता है, डैम बना करके नदियों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। बड़ी अच्छी योजना थी। जब डॉक्टर कलाम ने सजेशन दिया तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लोकसभा में तुरंत एक प्रस्ताव पेश किया कि राष्ट्रपति महोदय ने जो सुझाव दिया है, हम उस सुझाव पर आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग अपने अपने सुझाव दीजिए, अपने अपने बातें कहिए, उसके आधार पर हम लोग इस पर एक प्रोजेक्ट बनाएं और इस पर कार्य करें। नतीजा ये हुआ कि बिहार से एक नेता है खड़े हुए, अभी जेल में भी थे कुछ दिन, लालू यादव, खड़े हुए और बोले ऐसे कैसे जोड़ लोगे नदी, बिहार का पानी बिहार में रहेगा, बिहार से बाहर कैसे लेकर चले जाओगे, नहीं ले जाने देंगे बिहार का पानी बिहार से बाहर। आप लोग भाई, ये कौन सी बात है। कोसी गंडक बिहार में कितना तांडव मचाती हैं। बड़ा क्षेत्र डूब जाता है, कई महीनों तक बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त रहता है। अगर नदी जोड़ो योजना पर काम किया जाए तो उस पानी को कहीं डाइवर्ट किया जा सकता है, बिहार के लोगों को उस बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है। लेकिन जनता इतनी समझदारी वाले मुद्दे पर तो वोट करेगी नहीं। इस पर वोट जरूर कर देगी कि हाँ ये बात सही कह रहा है, बिहार का पानी बिहार में रहना चाहिए, बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जनता को ऐसे ही जुमले पसंद है, तो राजनीति ऐसे ही जुमलेबाजी करती है, क्या किया जाए। एनीवे, तो आज हम लोगों ने 262 पढ़ लिया, अब 263 पढ़ना है। तो समय चूंकि खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग इसको कल कंटिन्यू रखेंगे और वित्त वाले प्रावधानों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही पंजाब से भी दिल्ली का पानी है। दिल्ली में पानी का अक्सर संकट रहता है, आए दिन आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हो दिल्ली में पानी के संकट को लेकर के। और यहाँ तक कि जो पानी आता है, वाटर सप्लाई जो की जाती है, उसकी क्वालिटी बेहद, वो राजनीतिक ज़्यादा है। इसलिए हमने अंत में, क्योंकि संवेदनशीलता का गुण है, ये अच्छे व्यक्तित्व का गुण है, तो व्यक्ति से जुड़ी हुई